Hello everyone. My name is Utkarsh Gaurav, and I had cleared this year civil services exam. I scored rank 709, and this was my fourth attempt. तो uh, मैं यूपीएससी टाइम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया है कि ताकि मैं एस्पिरेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे देन आई कैन टेक ऑन। तो पहले थोड़ा से कुछ एफएक्यूज़ हैं जो ज़्यादातर हर एक एस्पिरेंट्स के माइंड में रहते हैं कि क्या बोलना है, क्या अब नहीं बोलना है, मतलब क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। तो आई विल गो थ्रू फ्यू ऑफ द एफएक्यूज़ दैट आई एम हैविंग राइट नाउ विथ मी। ओके, सो लाइक एज आई टोल्ड मेरी इंट्रोडक्शन कि ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। आई हैड डन माई स्कूलिंग फ्रॉम विकास विद्यालय रांची एंड आई हैड completed my engineering in mechanical field from Bangalore itself, and afterwards I was preparing for civil services only. So going through like UPSC journey, आई कैन से दैट कि काफ़ी अप एंड डाउन्स रहती हैं। यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस टफ कंपटीशन थ्रू आउट द टाइम। और आपके पास ये स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने आप को उस फील्ड में गेट इन करके रख सकते हैं। ठीक है। एंड रिगार्डिंग प्रीलिम्स, जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। ओके, सो ओके, सो इन प्रीलिम्स आई कैन से दैट कि पहला पेपर जो आपका होता है GS1, जो आपको अभी पता है कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो चुकी हैं अभी खासकर। तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। ठीक है। मतलब अब ऐसा है कि टेस्ट सीरीज़ आप जितना भी बनाएंगे, लेकिन अब तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट ईयर से टेस्ट सीरीज़ के भी तरीके बदलने वाले हैं। वो ऑप्शंस पैटर्न बदलेंगे। बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो आप उसी तरीके से रखिए जिस तरीके से, मतलब आप एक एक ही उस पर स्टिक डाउन करिए किसी एक करंट अफेयर्स पे। जैसे कि मैं इनसाइट्स आईएएस के करंट अफेयर्स पे था और उसके साथ मैं चालू रखा था। तो वो, और आप हिंदू पेपर या फिर कोई भी, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप उसको स्टिक डाउन करिए और जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको आप रिवीजन मोड में ही रखिए, ताकि अगर आप एक बार उस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली उसी पे फोकस रखें। ठीक है। सी सेट का मैं कह सकता हूँ कि सी सेट के लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास होना चाहिए वो है कि आप पी वाई क्यूज़ में ही फोकस करें। बिकॉज मैंने बहुत सारे जो भी सी सेट्स के मटेरियल्स देखे हैं बाहर कोचिंग्स में, तो उनके अभी तक वो मटेरियल के स्टैंडर्ड अभी तक उस तरीके के नहीं है जिस तरीके के सी सेट में क्वेश्चन यूपीएससी डाल रहा है। तो स्कोरिंग करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि आप एनालिसिस कर लीजिए जब आपके पास पेपर होता है। जैसे कि इस साल मैंने प्रीलिम्स दिया था एंड लकली आई क्वालिफाइड इट। सो इस टाइम मेरा जो स्ट्रैटेजी था, क्योंकि इस बार का काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था, इसलिए मैं इस बार का पेपर का एग्जांपल ले रहा हूँ कि आई हैड ऑप्टेड फॉर हाफ ऑफ द क्वेश्चन ओनली, एंड दैट ऑल्सो कि उसमें इंग्लिश को मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रखा था और उसको मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। तो वो स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए कि अगर मैथ्स टफ है तो कुछ तो एक आसान होगा जिसको आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो देख लेता हूँ पहले। तो हाउ टू एनालाइज पी वाई क्यूज एंड सिलेबस फॉर यूपीएससी। देखिए, एनालिसिस करने का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप सिलेबस को तो पहले आप पढ़िए, बिकॉज सिलेबस में भी जो टर्म्स है वो टर्म्स आपके दिमाग में होने चाहिए। और जब तक वो नहीं होते हैं सिलेबस आपके उसमें दिमाग में, तो आपको समझ में नहीं आता है कि हमें मतलब पढ़ना क्या है और हटाना क्या है। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। और रही बात पी वाई क्यूज़ की, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में सबसे अच्छा कोई चीज़ अगर आपके लिए है वो है पी वाई क्यूज़। पी वाई क्यूज़ के अलावा आप किसी और चीज़ को आप अपने स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन करने के लिए कर सकते हैं, बट आपको अपने आप को साबित करना है कहीं पे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पी वाई क्यूज़ पे फोकस करें।
एंड रही बात प्रिलिमिनरी नोट्स मेकिंग की, तो उस पे ये है कि आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप ये समझिए कि आप किस चीज़ को बार बार डिटेल में पढ़ना है। लाइक जैसे मैंने पॉलिटी और स्पेक्ट्रम की नोट्स नहीं बनाई थी, मैंने कभी उन दोनों के नोट्स इसलिए नहीं बनाते बिकॉज उसमें डिटेल्स आपके इतने सारे रहते हैं कि आप उसको बनाने जाइएगा तो वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। और स्पेक्ट्रम ऐसी किताब है या पॉलिटी ऐसी किताब है जो आप बार बार चाहिएगा कि आप उसको पढ़ें, बिकॉज उसमें बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है जो शायद फर्स्ट रिवीजन के बाद या सेकंड रिवीजन के बाद भी नहीं निकलती है, वो उसके बाद आके आपको पता चलती है कि हाउ यू हैव टू डू इट। देन जॉब के साथ अगर प्रिपरेशन करना है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं ये कर सकता हूँ कि डेफिनेटली टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे आपके पास भी होंगे, 24 घंटे हमारे पास भी हैं। बट आपको ये समझना है कि अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये चीज़ क्लियर आउट रखिए कि आपकी प्लानिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। कि लाइक आपकी वर्क के बाद की जो टाइमिंग है, जो लाइक एटलीस्ट आपको कम से कम 4 घंटे डेली देने होंगे, बिकॉज आपको ही पता है अगर आप सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग डबल द टाइम। लाइक हमें जो सिलेबस ख़त्म करने में जब हम 10 या 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं तो उस टाइम जो टाइम लगता है और आपको जो टाइम लगेगा दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा, तो ऑब्वियस है वो टाइमलाइन गैप रहेगा आपके पास कि जिस चीज़ को ख़त्म करने में हमें जो टाइम लग रहा है 50% कम टाइम में हो रहा है। तो वो चीज़ आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, ठीक है। और रही बात की आपकी प्लानिंग की, तो आप उसको उस तरह से रखिए कि आपको लगे कि जैसे सैटरडे संडे जो है उसमें आप ऐसा सब्जेक्ट्स रखिए जो ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टिंग है, मतलब जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। और जो वीकडेज में जो आप रखते हैं, वीकडेज में आप ऐसा सब्जेक्ट्स रखिए जिसको आपको पता है कि मतलब स्टडी करके ज़्यादा कॉन्सेप्ट में मतलब डेप्थ में जाने का नहीं है और उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी और हिस्ट्री को रखिए उस टाइम में जब आपका वीकेंड है, और वीकडेज में आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए कम से कम, जैसे कि मेंस के जो टॉपिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, क्योंकि ये सब ज़्यादातर आपके न्यूज़ में भी कवर अप हो जाते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा वो लोड नहीं आएगा। एथिक्स के सब्जेक्ट्स हैं उन सबको। ओके, सो मेंस अगर मैगजीन की बात कहा जाए, मैगजीन प्लस PT 365 का है कि कैसे यूज़ करना है, तो PT 365 मैंने भी फॉलो किया था। तो बट PT 365 आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज उसमें जो डिटेल्स होती है वो उसी हिसाब से बनी है। उसको आप मेंस में ऐड कर सकते हैं, बट मेंस 365 जो आपकी आती है ना, वो आपको ज़्यादा उसमें यूज़ होगा। तो PT 365 भी आप स्पेसिफिक रखिए, जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड या इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, ये 4 PT 365 जो है ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आपको करना भी है तो आप इन 4 को कर सकते हैं, बिकॉज बाकी जो सोशल इशूज़ या फिर हिस्ट्री के रिगार्डिंग या आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड कोई अगर PT 365 जो इशू होती है तो उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास जो स्पेसिफिक नोट्स बने हुए हैं आप उसी पर फोकस कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड बुक्स कैसे पढ़ा जाए, तो स्टैंडर्ड बुक्स का मैं ये कर सकता हूँ कि पहला रीडिंग तो जब आप दे रहे हैं तो आप पहले थ्रू आउट उसको पढ़िए कि नॉर्मल तरीके से, कि मतलब ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि प्रॉब्लम्स होंगी कहीं कहीं आपको टर्म्स समझ में नहीं आएंगे तो आप उसको हाईलाइट करना शुरू करिए। और जब आप सेकंड रीडिंग उसका ले रहे हो तब आप उसमें प्रॉपरली जो आप कह सकते हैं ना कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है उसको आप समझना शुरू करिए और टू द पॉइंट आइए उस पर। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे मतलब बिटवीन द लाइंस वाले जो टर्म्स होते हैं ना, वो आपको पहली बार में नहीं पता चलते हैं कि मुझे वो किस तरीके से उस पर रिएक्ट करना है, कि मतलब ये पॉइंट है भी पढ़ने लायक या नहीं है। और जब आप पहली बार जब पढ़ते हैं और जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको एनालिसिस होती है कि आपको किस पॉइंट को मतलब किस टॉपिक्स को रिपीटेटिव पढ़ना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक्स का पढ़ने का वही तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो अप करिए। उसके बाद है लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ना पड़ता है। यस, लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज उसमें प्रीलिम्स के रिलेटेड तो काफ़ी चीज़ें हैं। हालांकि मेंस के लिए आपको फिर थोड़ा सा करंट अफेयर्स और जो भी आपके मतलब डेली बेसिस के न्यूज़ हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के लिए,
ठीक है, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। जैसे आपको बता सकता हूँ डिफरेंस क्या होता है कि जैसे फाइनेंस कमीशन आप पढ़ रहे हैं, फाइनेंस कमीशन जो आपका चैप्टर है वो 2 पेज का, वो कभी आपको मेंस में हेल्प नहीं करेगा आंसर राइटिंग के लिए। इट मे बी हेल्पफुल इन इंट्रोडक्शन पार्ट, बट जब आप उसका प्रोसेस में जाते हैं, जब आपको बॉडी और कंक्लूजन लिखनी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे वो चीज़ें नहीं पूछ रही हैं जिसमें डायरेक्ट जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, वो एक सिचुएशनल क्वेश्चन होती हैं। तो सिचुएशनल क्वेश्चन में आपके पास जो खासकर एडिटोरियल सेक्शंस हैं, या फिर जो अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहे हैं, या थ्रू आउट द हिस्ट्री में जो भी उनके रिपोर्ट्स हुए हैं, तो आप उनका एक जिस्ट पढ़ लीजिए, एक समरी आपके पास थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वो करते क्या हैं, किस तरह का रिपोर्ट्स उन्होंने दिया है, चेंजेस क्या क्या आए हैं। तो उस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए उस चीज़ का। ओके, सो प्री एग्ज़ाम हॉल पेपर स्ट्रैटेजी। प्री एग्ज़ाम हॉल पेपर स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट करने के लिए ऐसा तो कुछ है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। वो तो डिपेंड करता है वहाँ पर आप जब बैठे हैं और आप कितना क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, टफ कितना आपको लग रहा है। जैसे मेरा हमेशा से सेफ रेंज रहा है कि मैं 84-85 क्वेश्चंस एटलीस्ट टच डाउन करूँ। ठीक है, और आपको अब जैसे इस बार के पेपर के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डेफिनेटली क्वेश्चंस इस तरह से बने ही नहीं है कि आप सिर्फ मतलब आप 50 या 60 क्वेश्चंस आप बना पाएंगे विथ नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, वो यूपीएससी भी यही चाहता है आपके साथ कि थोड़ा रिस्क फैक्टर एबिलिटी आपके यहाँ आए, ताकि आप वो माइंड सेट डेवलप कर सकें। अगर अभी से प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपका मेंस का सिलेबस कब तक ख़त्म हो सकता है? देखिए, मेंस का सिलेबस अलग से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रीलिम्स का ही तैयारी करते हैं, तभी आपको मेंस के सिलेबस पे भी फोकस करना होता है, क्योंकि मेंस का सिलेबस इस तरह से बना हुआ है कि वो प्रीलिम्स के सिलेबस को साथ लेके चलता है, और कुछ उसमें एड ऑन्स होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना, प्रीलिम्स में आपके पास जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो चीज़ों की नॉलेज होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी टॉपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। चाहे वो आप बॉडी पार्ट जब उसका लिख रहे हैं मेंस का, तब उसमें आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हैं, या फैक्ट्स को डाल सकते हैं, या फिर आप इंट्रोडक्शन में उसका डेफिनेशन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। बट लेकिन आपको दोनों साथ में ही करना है, और अगर आप साथ में करिएगा तो आपकी टाइम कम लगेगी। ओके, टेलीग्राम चैनल विच आई हैड यूज्ड। भाई ऐसा तो कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि मतलब यही एक चैनल है जिससे प्रिपेयर करना है, और बहुत सारे चैनल्स हैं। आपको जिसमें कंटेंट मिल जाए, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं रहना, उससे कंटेंट निकाल कर आपको पढ़ना है, तो जो भी मिल जाए वो भी सही रहेगा। ठीक है, कोचिंग का मॉक टेस्ट तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि अभी तो लगाना मुश्किल ही है, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न बदले हैं, तो कोचिंग वाले भी सोचेंगे कि अब उसको किस तरह से एडजस्ट करें। बट ये मैं कहूँगा कि आप पीवाई क्यूज़ को पहले अच्छे से स्टडी करो। पीवाई क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने भी पिछले जब इस बार जो मेरी रैंक आई थी, तब मैं पीवाई क्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस था। मैं लिटरली सिर्फ ये नहीं समझता था कि मतलब पीवाई क्यू सॉल्व करके आपको नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स डालने हैं, कि टोटल नंबर ऑफ करेक्ट कितने हुए, इनकरेक्ट कितने हुए, क्योंकि वो कोई मैटर ही नहीं करेगा आपके लिए। आपको ये समझना है कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, और उसके बीच में किस तरह से वो स्ट्रेटेजाइज हो रही हैं क्वेश्चंस में। किसी भी टॉपिक को रिलेटेड अगर आपको वो क्वेश्चन कहाँ दिख रही हैं, किस तरीके वो टॉपिक को मतलब यूपीएससी किस साइड किस तरीके से सेट कर रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे इस बार भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 था, लेकिन बहुत सारे सिंगल क्वेश्चंस भी थे जिसमें 4 ऑप्शंस थे और उसमें आपको आंसर्स देनी थी। तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, जो मैं वेंटेज एक शो है फर्स्ट पोस्ट पे पालकी शर्मा मैम का, तो मैं उसको देखता था, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस के कहीं ना कहीं से उसी चीज़ से बैठ गए थे। तो मैंने उसके लिए कुछ स्पेसिफिक किताब पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल, वो कोबाल्ट के लिए क्वेश्चन आया था कि किस जोन में है, तो अफ्रीका का कोई एक पार्टिकुलर क्वेश्चन था वो। तो उसमें वो जिस जोन में, वो आपको आराम से उस पर आंसर पता चल जाता है उस वीडियो के थ्रू। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किताब को आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किताब पढ़िए। आपके पास कुछ ऐसे ऐसे चैनल्स होते हैं यूट्यूब में ना, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस देते हैं, जो शायद आपको मेंस और प्रीलिम्स में भी हेल्प करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं।
जैसे कि द इकोनॉमिस्ट है, DW डॉक्यूमेंट्री, और उनकी DW की और भी जो चैनल्स हैं जो शॉर्ट क्लिप्स बनाती हैं, फिर डाउन टू अर्थ जो मैगजीन होती है उन्हीं की चैनल भी है यूट्यूब पे। तो इन सबको आप देख सकते हैं, ताकि क्या होता है ना कि इन सब में बहुत सारे टॉपिक्स इन्वायरमेंट के आपके कवर हो जाएंगे, या फिर कोई जो भी रीसेंट टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हीट वेव्स के टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो डेफिनेटली अब क्या है कि आपको ग्लोबल सिनेरियो में किस तरह का सिचुएशन है हीट वेव के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं आपके मेंस में कि आपको हीट वेव को सिर्फ इंडियन सर्कमस्टांसेस में नहीं, वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस में जब समझाना हो, तो आप वहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सो हाउ यू स्टार्टेड आंसर राइटिंग एंड इम्प्रूव्ड इट। आंसर राइटिंग मैंने जब शुरुआत की थी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता नहीं चलता है कि कितना लिखना है, और स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, बट पहला 3-4 दिन 5 दिन आपको इस चीज़ को एडजस्ट करने में लगेगा। और लेकिन फिर उसके बाद आपके पास वो मतलब माइंडसेट होना चाहिए कि आप मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, शुरुआत में नहीं बट एटलीस्ट जब आप ये देख लो कि आपके पास कंटेंट इनफ है कि जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो और आपके पास आंसर हैं रेडी, तो थ्रू आउट द टाइम जब आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रैक्टिस पे उसको ले रहे हो, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद या 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद। तो उस टाइम में मैं ये कर सकता हूँ, आपके पास एक फॉर्मूला में मैं यूज़ करता था 7 and 10 का, कि जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसको आपको 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, और 15 मार्कर क्वेश्चन को आपको 10 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है, तो इन एंड अराउंड 170 मिनट्स हो गई। और आपके पास जो 10 मिनट जो बचे, बिकॉज 180 मिनट का जो पेपर होता है 3 घंटे का, वो इस तरह से आप कैलकुलेट करिए, क्योंकि मेंस में ना एवरी सेकेंड्स मैटर, ईच एंड एवरी सेकंड्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर वो 7 मिनट 20 सेकंड जा रहा है ना किसी एक क्वेश्चन पे, तो आप लिटरली आप पीछे हो रहे हैं किसी एक क्वेश्चन पे, और आपको किसी एक क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है। बिकॉज वेन यू लीव समथिंग यू गेट 0 मार्क्स, वेन यू अटेम्प्ट एटलीस्ट यू गेट 1 मार्क्स, एंड 1 मार्क्स भी बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये माइंड सेट रखना होगा कि मेरे 10 मार्क के क्वेश्चन 7 मिनट से ज़्यादा ना लें, और उस 7 मिनट में यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ऑल्सो एंड यू हैव टू राइट द आंसर ऑल्सो। वो आप जब स्ट्रेटेजाइज कर लीजिएगा ना, तो वो इट्स लाइक कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आप काम करिएगा, और आपके पूरे पेपर टाइम से पहले 1-2 मिनट पहले ही कंप्लीट होंगे, क्योंकि आई हैव ट्राइड इट, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत हेल्प करते हैं। और थ्रू आउट द टाइम आप पेपर इवेलुएट करवाइए अगर किसी से हो रहा है तो, या फिर कोई मेंटरशिप प्रोग्राम, जैसे मैं तो 8 सारथी का मेंटरशिप प्रोग्राम लिया हुआ था, वरुण जैन सर हैं एक, तो उनका मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर रखा था, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है, लाइव आंसर राइटिंग सेशन करवाते थे वो। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ उनका कि आप उसको आप ज्वाइन करें, और आपको आंसर राइटिंग में लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, और डेली कम से कम आप 5 क्वेश्चन एटलीस्ट लिखने का प्रैक्टिस करें। अगर आपके जब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुकी हैं, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू राइट 5 क्वेश्चंस डेली। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, एंड मैंने उसे घर से ही प्रिपरेशन किया है, आई हैड नॉट टेकन एनी कोचिंग एनी मॉक टेस्ट। सो थोड़ा ये लगेगा थोड़ा अजब सा कि मतलब मैंने कभी एक भी क्वेश्चंस लिखा नहीं था थ्रू आउट द टाइम। मैं सीधा मेंस में जो मेरा पहला पेपर था, मैंने उसी टाइम में पहला क्वेश्चन अपना मतलब समझिए कि प्रैक्टिस और वो थोड़ा एक ही साथ कर लिया था। इट माइट बी थोड़ा रिस्की है, बट सब्जेक्ट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट टू गिव मॉक टेस्ट डेफिनेटली यू कैन गिव, बट यार इतने कॉस्टली मॉक टेस्ट होते थे तो मैं लगा कि इतना हिम्मत तो नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं कुछ प्रैक्टिस करके खुद से ही और डायरेक्ट एग्ज़ाम में उसको सीधा एग्ज़ाम दे दूँ। देखिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर कि मोटिवेशन कैसे रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अप एंड डाउन्स तो आते हैं, मेरे टाइम में भी आए थे। फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर, एक थर्ड अटेम्प्ट जब मेरा हुआ था, लाइक आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा वो क्लोज मार्जिन पे मेरा प्रीलिम्स रह गया था, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक थोड़ा सा दिमाग में चलते रहता है कि यार क्या कर रहा हूँ, कितने टाइम लगेंगे नहीं लगेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि इसका मतलब सक्सेस रेशियो तो आपको भी पता है कि कितने कम है। तो बट वही है कि आपको सपोर्ट, मतलब मैं एक बहुत अच्छा चीज़ मानता हूँ ना कि यूपीएससी की जर्नी सिर्फ आपकी नहीं होती है, आपकी पूरी फैमिली की होती है। तो मेरे लिए लाइक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था।
क्योंकि उनका मतलब ये माइंडसेट था कि इस बार नहीं तो अगली बार कम से कम अटेम्प्ट तो करो। मतलब उन्हें ये ऐसा नहीं था कि वो फाइनेंशियली बर्डन मुझ पर डाल रहे थे कि तुम्हें पैसा कमाना है या कुछ ऐसा, मतलब कि या फिर नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ नहीं होता। तो मैं कह सकता हूँ फाइनेंशियल फैमिली मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ है तो इट्स लाइक टू गुड, वो बोनस है आपके लिए। और अगर नहीं भी है तो फिर आप अपने तरफ से लगे हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो आप कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है कि प्रिपरेशन के दौरान अप एंड डाउन होती हैं, ग्राफ कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है इनका। यू हैव टू फेस सम लोज एंड सम हाइज। तो आपको मोरली और मेंटली स्ट्रांग रहना होगा अपने आप को लेकर। ओके, रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात है तो देखिए रिवीजन स्ट्रेटेजी का मतलब आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपने एक साल हो गया है, अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या फिर सेकेंड अटेम्प्ट वाले, उस पर भी बहुत मैटर करता है। बट अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जनरली स्टार्ट आप करते हैं, तो सबको है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। ऑब्वियसली बात है, एंड वी होप सो कि मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, हम लोगों के जैसा टाइम ज़्यादा ना लगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस को फॉलो करें। और जैसे आप पी वाई क्यूज़ बनाते हैं उसके प्रीलिम्स के, आप पी वाई क्यूज़ मेन्स के भी बनाना शुरू करें। बिकॉज आपको आंसर राइटिंग लिखना भी आना चाहिए। बिकॉज अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स जब क्लियर होता है ना, उसके बाद अगर आप वो 3 महीने के स्ट्रेटेजी में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ हैवॉक। आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली रहेंगी। बिकॉज आपको वो टाइम मैनेजमेंट भी चैनलाइज करना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी आपके सही होने चाहिए, स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंटेन अ टाइम गैप। आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने से पहले आपका मेंस का क्वेश्चंस, मतलब मेंस आपकी एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हो कि किस तरीके से और किस टाइम में मुझे लिखना है। तो वो आपका होना चाहिए, ताकि वो क्या करता है ना, आपके लिए मेंस में टाइम बचाता है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स इज जस्ट अ टिकट। आपको ट्रेन पे चढ़ने के लिए जो टिकट चाहिए होती है ना, बस उसी तरीके से है। डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए मेंस ही आपकी काम आती है। तो डेफिनेटली आपको ये सोचना होगा कि मेंस को कैसे मैं हैंडल करूँ। और मेंस हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो 3 महीने से पहले आपकी मेंस की एटलीस्ट तैयारी हो चुकी हो, ताकि आप वहां जब वो 3 महीने बैठे ना तो आप रिलैक्स रहेंगे और आपको बस ये रहेगा कि मुझे फुल एंड टेस्ट देना है, कि मुझे ये पता चल जाए कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, सो हाउ टू मैनेज जीएस एंड ऑप्शनल। जीएस एंड ऑप्शनल के लिए आप ये कर सकते हैं कि देखिए पहले तो बहुत सारे ऐसे, अब आपके ऑप्शनल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा ज्योग्राफी था, तो मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी एक बार जो मैंने पढ़ लिया उसके बाद मैं उसको दोबारा नहीं छूने गया था। बिकॉज मुझे पता है कि ज्योग्राफी की ऑप्शनल उसके साथ मर्ज करती है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइम सेव फॉर मी। अगर आपके पास पीएसआईआर है या आपकी इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो इस तरह के जब ऑप्शनल होते हैं ना, तो आप कोशिश करिए कि वो जीएस का उस टॉपिक से उसको स्किप करवाइए, ताकि आपके पास टाइम बचे किसी और टॉपिक्स के लिए। ठीक है। और जैसे क्या है कि टाइमिंग ऐसा रखिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शनल को, तो 3 से 4 घंटा ऑप्शनल को भी दीजिए, और फिर वही 4 घंटा आप उसको दीजिए, जीएस को दीजिए। और अब डिपेंड करता है आपके पास टाइम कैप कितना है, आप कितना घंटा बैठ सकते हैं। अगर आप 10 घंटे बैठ सकते हैं तो 4-4-2 का स्ट्रेटेजी लगाइए कि 4 आवर्स ऑप्शनल, 4 आवर्स जीएस एंड 2 आवर्स फॉर करेंट अफेयर्स एंड जो भी एडिशनल कंटेंट्स जो आपको चाहिए, न्यूज़पेपर एंड ऑल। और अगर आपके पास उससे कम है तो उसी हिसाब से वो रेशियो डेवलप कर लीजिए कि वो रेशियो कितना बन रहा है, उसी रेशियो पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट फॉर डेली बेसिक सब्जेक्ट वाइज फॉर रेगुलर मैनर फॉर यूपीएससी। तो वही जो मैंने बताया अभी, 4:4:2, एटलीस्ट 8-10 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। 4-5 घंटे में तो अब काम होने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो जितना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर लीजिए उतना बढ़िया है। ओके, हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड हाउ टू मेक नोट्स बेस्ड ऑन यूपीएससी बेस्ड। देखिए एनसीईआरटी सारे किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ स्पेसिफिक एनसीईआरटीज़ पढ़ा था। जैसे ऑब्वियसली बात है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्प करता है। इवन दो आंसर राइटिंग में भी आपको, मेंस में भी हेल्प करेगा। तो आपको ज्योग्राफी में उससे अलावा कुछ, मुझे नहीं लगता कि आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। सो यू कैन स्टिक टू एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक्स, अगर आप कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स
एंड क्लास 11th की एक बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 11 12 जो भी है वो दो है, 4 बुक है टोटल, लेकिन आपको 2 ही बुक पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO नॉट माइक्रो। तो वो आप देख लीजिएगा, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो नोट्स होते हैं ना वो आप ज़रूर बनाइए, मैं ये कहूँगा, बिकॉज वर्डिंग्स जो होते हैं, जो आप कहते हैं ना यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर जब सेट होते हैं तो वो वर्डिंग्स जो होते हैं, जैसे खासकर अगर जैसे बजट का क्लासिफिकेशन है, तो बजट का क्लासिफिकेशन बहुत लोग बहुत तरीके से दे सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगी, तो आप शायद उससे कंफ्यूज भी हो जाओ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में किस किस तरीके से चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है जिसको यूपीएससी भी टच डाउन करता है, वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में आपके चैप्टर्स जो हैं उसमें वो इतने सटीक बनाए गए हैं ना कि आपको कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में बहुत हेल्प करेंगे इकोनॉमिक्स के। और मैं हिस्ट्री का एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करता हूँ, अगर आपके पास स्टोरीज, मतलब हिस्ट्री एक स्टोरी ही है, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आप कोई भी स्पेसिफिक किसी कोचिंग का नोट्स भी पढ़ सकते हो, नितिन सिंघानिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आउटपुट भी आपको देखना है ना, कि एक 400 पन्ने की किताब पढ़ के आपके पास आउटपुट कितनी आ रही है, rather देन फोकस कि आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को फोकस कर लो, बिकॉज वो ज़्यादा स्कोरिंग भी होती हैं, एंड इवन दो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट सर्विस ऑल्सो, देन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। ओके, सो करंट अफेयर स्ट्रैटेजी मेंस के लिए ऐसा है कि जो मतलब मैंने जो मैं इनसाइट्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया हूँ ऑलमोस्ट जब से मैंने स्टार्ट किया है। तो इसलिए इनसाइट्स का मुझे बहुत अच्छा क्या लगता है ना, कि उनके पास कंटेंट्स मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों एक ही साथ एक ही डेली बेसिस पे आते हैं, लाइक कंटेंट फॉर मेंस एंड कंटेंट फॉर प्रीलिम्स। सो आपके पास उसमें बहुत अच्छे से वो पॉइंट वाइज डाल देते हैं, और मैं उसका क्या करता था, हैंड रिटन नोट्स बनाता था। क्योंकि क्या होता है कि आंसर एक्चुअल में आपको लिखने की भी हैबिट डेली बेसिस पे बनानी है, और ऐसे आप लिखिएगा नहीं, क्योंकि जब आप पॉलिटी और लक्ष्मीकांत ऐसे पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि बस पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो इसलिए हैबिट बनाने के लिए भी, और एक क्या होता है ना कि जब आप अपने खुद से लिखते हैं तो आप उस टाइम पॉइंट्स छांटना शुरू करते हैं कि लाइक व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट। तो जो वो आप सिलेक्शन करना शुरू करते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि आंसर राइटिंग में मुझे कौन से पॉइंट्स हेल्प करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है ना, यू हैव टू फोकस कि आपको कौन सा लेना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इनसाइट्स की आईएएस की फॉलो कर रही है, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ कि दूसरे कोचिंग्स की अच्छी नहीं है, दूसरी कोचिंग्स की भी बहुत अच्छी हैं, बट मैंने उसको फॉलो किया, जो भी आप फॉलो करें उसको थ्रू आउट फॉलो करिए। तो उसमें मैं मेंस और प्रीलिम्स का कंटेंट्स वो पहले से बांट के रखते थे, तो मैं उसको आराम से नोट डाउन कर लेता था और उसी को कंटिन्यूस रिवीजन। ये नहीं कि 2020 का पेपर है तो मैं उसको रिवीजन नहीं करूंगा, 2020 का भी नोट्स को मैं रिवाइज करता था, ताकि क्योंकि कंटेंट तो आपके एक बार जो घुस चुकी हैं आपके उसमें करंट अफेयर्स में, तो वो आज नहीं तो कल फ्यूचर में भी वो हेल्प करेंगे आपको नोट्स बनाने में, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन कभी वेस्ट तो जाता नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ रहता है। उसके बाद देखिए, मेंस टॉपर कॉपीज का लेके मैं ये कह सकता हूँ ना, मतलब माइट भी थोड़ा अजीब लगे आपको, बट मैंने कभी टॉपर की स्ट्रैटेजीज नहीं अपनाई है। मैं बस ये देखता था कि वो लिखते क्या है, किस तरीके से लिख रहे हैं, बस वो हाव भाव आपको समझना है, उनको कॉपी नहीं करना है। बिकॉज मैं एक बात बता सकता हूँ कि दे आर गोइंग टू सेलेक्ट 1000 स्टूडेंट्स फॉर यूपीएससी, एंड दिस इज द टॉप लेवल एग्जाम। तो डेफिनेटली अगर आप कट पेस्ट करके अगर वो स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपके अंदर की स्ट्रैटेजीज क्या डेवलप होंगी। तो एक वो माइंडसेट आप रखिए कि आपके अंदर की फीचर्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चंस होती थी, डू यू अग्री वाली क्वेश्चंस होती थी मेंस में, कि कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी है उस पर पूछा गया कि आप एग्री करते हो कि नहीं। तो मैं क्या किया कि मैंने बहुत लोगों का देखा था आंसर्स, लेकिन मुझे कुछ लगा सही नहीं लगा कि यार इस तरह लिखने में मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो मैं उसको पार्शियली अग्रीड एक कॉलम में और पार्शियली डिसअग्रीड दूसरे कॉलम में डाल के मैं बीच में डिवाइड कर देता, जैसे डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं मैं हम लोग, उस तरीके से मैं डिवाइड करके उसको पॉइंट्स में वहाँ डाल देता था वहाँ जो भी, और लास्ट में मैं एक न्यूट्रल स्टेटमेंट डाल देता था कंक्लूजन पॉइंट में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यू हैव टू बी न्यूट्रल। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, अगर इन्वायरमेंटल किसी चीज़ पे है तो ऑब्वियसली बात है यू डोंट हैव टू बी न्यूट्रल। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है उस पर पूछ रहा है कि आप एग्री करते हो कि नहीं, बट सोसाइटल एस्पेक्ट्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, खासकर इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी वॉलिटी के भी जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर आपको न्यूट्रलाइज करना होता है स्टेटमेंट को लास्ट में। तो वो मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी रहती थी कि भाई इससे कम से कम इवेल्युएटर को समझ में आएगा कि किस तरह से लिखना है। तो आप मेंस के टॉपर्स की कॉपीज आप देखिए, बट
मैं ये कहूँगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज फॉलो करिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अमंग द टॉप थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज जो है ना वो ज़्यादा निखर कर आती हैं। वरना आपकी अंदर की जो आंसर राइटिंग की जो क्योंकि आपने भी आंसर राइटिंग किया होगा, 10th 12th में किया होगा, कॉलेज में किया होगा, तो डेफिनेटली ये आप समझ के रखिए कि वहाँ पर आप जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी वो आपकी क्या हो सकती है और वो कैसे ऐड ऑन मैं करूँ, वो ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज किसी को नहीं पता ना कि पेपर्स में क्या चेक हो रहे हैं, कैसे चेक हो रहे हैं। जितने नंबर्स भी आपको आ रहे हैं वो इट्स हार्डली 50% ऑफ द मार्क्स दैट यू आर स्कोरिंग। सो प्रोबेबिलिटी 50-50 की जब होती है ना, तो आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं वो किसी को नहीं पता है। यू आर जस्ट गेटिंग एजम्पशंस कि हाँ ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी और मेरी रैंक आ गई, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ सक्सेसफुल, बट इट इज़ अ हाई चांस दैट इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल ऑल्सो। सो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप अपने स्ट्रेटेजीज को फॉलो करिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टॉपर्स के आंसर्स बुकलेट को आप देखिए और समझिए कि लिखना कैसे है, बट आप अपना स्ट्रक्चर अपना कंटेंट खुद से डेवलप करिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, सो डिफरेंस अगर आपको है पी वाई क्यूज़ और टेस्ट बुकलेट्स में क्या अंतर होती हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेस्ट बुकलेट्स में हमारे कम नंबर आते थे, और मेंस में मतलब प्रीलिम्स मेन जो उसका एग्ज़ाम होता था प्रीलिम्स का, उसमें ज़्यादा नंबर आते थे। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीका होता है ना, क्वेश्चन कोचिंग कोचिंग टू कोचिंग डिपेंड करती है। आप टेस्ट सीरीज बना रहे हैं ना, तो उससे आप समझने की कोशिश करिए कि वो टॉपिक्स आपके कवर अप हुए हैं कि नहीं। अगर वो टॉपिक्स आपके कवर अप हो रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर देयर ऑल्सो, बट आप ये कोशिश हमेशा कीजिए कि आप उसमें कम नंबर भी आ रहे हैं तो आप ये सीरियस मत हो जाइए कि यार मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मेरे तो प्रीलिम्स होगी ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके बहुत कम नंबर भी आएंगे कभी कभार, और कभी बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे, बट आपको ये समझना है ना कि प्रीलिम्स का माइंडसेट हमें रखना है कि वो कैसे पूछ रहा है हमसे। ठीक है, उसके थ्रू आउट आपको चीज़ों को हैंडल करनी है। इकोनॉमिक सोर्स फॉर प्रीलिम्स, भाई मैं तो इकोनॉमिक्स के लिए वही एनसीईआरटी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट, बेस बनाने के लिए। और उसके बाद आप मृणाल के नोट्स पढ़ सकते हो, मैंने तो वही पढ़ा था। और काफ़ी अच्छी नोट्स होती हैं, मतलब आपको सारे कंटेंट फैक्ट फिगर्स उसमें मिल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ थोड़ी लेंदी होती है, बट समझाया ज़्यादा अच्छा से रहता है उसमें, तो आपको दोबारा उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार भी पढ़ लोगे। और इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है ना कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, इफ़ यू आर गेटिंग अ कॉन्सेप्ट क्लियर, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स करेक्ट। जैसे इस बार के भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा आई थी, तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक अगर कोई भी एक क्वेश्चन है कि अगर एस एल आर है, सी आर आर है, ये सब पढ़ना है, तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, किससे क्या लिंक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। आप किताब भी पढ़ रहे हो तो बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, सो दीप्ति यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रिपरे ओके, सो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो प्रिपरेशन, तो मैं ये कहूँगा अभी आप प्री मेंस, पहले ये तो छोड़ो आपकी प्री की करनी है कि मेंस की करनी है, पहले आपकी सिलेबस आपको पढ़नी होगी। सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि सिलेबस आप डिटेल में पहले एक बार पढ़ो, उसमें एक एक टर्म्स जो होते हैं ना उसको आप समझो कि मतलब क्या है, मतलब एक एक टर्म्स को आप समझो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि वो टॉपिक क्या कहना चाह रही है, आप उसको गूगल पे सर्च करो, उसकी मीनिंग्स निकालो, तभी आपको समझ में आएगा कि वो ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है, कि सिलेबस है क्या। और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करो अपने प्रिपरेशन को कि हाँ मुझे अपने आप कोचिंग लेना है, कोचिंग ले सकते हो, आप खुद से कर रहे हो खुद से करो, वो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो उस पर आप एक बार देख लेना कि अगर आप फॉलो अप कर रहे हो तो पहले सिलेबस, देन यू हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज कि आपको स्ट्रेटजीज क्या बनानी है। ठीक है, और पहले प्रीलिम्स का एटलीस्ट आपका फाउंडेशन तैयार होना चाहिए, तब आप फिर मेंस पे फोकस करो, और आंसर राइटिंग फिर उसके बाद स्टार्ट करो। डायरेक्ट भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सो इकोनॉमिक्स के लिए मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, आपके लिए भी मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्डू का, तो आप इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी आपकी बेस बहुत अच्छे से बना देती है, एंड द वर्ड्स वर्ड बाय वर्ड यू हैव टू स्टडी दैट दो टू बुक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड अगर आप वो आपको समझ में आ गई, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स में 50-60% से ऊपर की सिलेबस समझ में आ जाएगी। पूरी बैंकिंग सिस्टम, बजट का क्या सिनेरियोज हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगी, तो इसलिए वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा।
कॉलेज के टाइम में भाई हम भी एवरेज स्टूडेंट्स थे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगातार करते रहना पड़ता है तैयारी। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो टॉपर्स होते हैं वही निकालते हैं। आपके अंदर वो होनी चाहिए सेल्फ बिलीव कि आप कर सकते हो, बिकॉज कंपटीशन थ्रू आउट द टाइम बढ़ेगी ही। आज से 5 साल बाद भी आप जब देखिएगा तो शायद जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स है वो 12 से 13, 14, 15 तक भी पहुंच सकते हैं, बिकॉज एक एक वो वेव चला है यूपीएससी का कि सबको अब तैयारी करनी है। तो डेफिनेटली स्ट्रगल पहले से ज़्यादा हो गए हैं, सीट्स कम हो चुके हैं। अभी तो आईआरएमएस की सीट्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग एडिशनल सीट्स। बट आईआरएमएस में सीट आईआरएमएस की सीट जब अभी जाएगी, मतलब उसके अगले नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम के पैटर्न फॉलो अप होंगे थ्रू आउट द ईयर, जो भी रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगी, तो यूपीएससी उसको अलग से कंडक्ट करवाएगी। तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मोर कंपटीशन देयर। 2025 की स्ट्रेटेजी, या अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास 1 साल है 2024 तक। अगर आप अपने प्रीलिम्स को और अपने बेसिक फाउंडेशन को स्टार्ट मतलब ख़त्म कर दे रहे हो, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग एटलीस्ट 12 to 15 months टू कंप्लीट इट, तो मैं ये कहूँगा कि उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा ना, उस टाइम में 2-3 महीने आप मीन्स के भी आंसर राइटिंग कर लेना, और उसके बाद फिर आप वापस से बैक टू प्रीलिम्स पे भी आ जाना। बट अभी जो थ्रू आउट द टाइम होगा, पहले धीरे धीरे प्रीलिम्स स्टार्ट करो, और प्रीलिम्स के बाद बीच में फिर मेंस को इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास 2 साल है। 2 साल इज़ लाइक बहुत सही टाइम होते हैं आपको करने के लिए। आपको बहुत हेल्प होंगे उस टाइम में, क्योंकि 2 साल अगर आपके पास फुल स्केल पे है, आप 2025 की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू गेट क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, होप सो। ओके सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट पर सीरीज़ ए अपलोड हो या बी अपलोड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यूपीएससी के वेबसाइट पे, बिकॉज क्वेश्चंस एक ही होती हैं, बस रीशफल्ड होती हैं। तो इसलिए उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 100 के 100 ही होते हैं, बस रीशफल्ड होते हैं। करंट अफेयर्स आप तैयार कर सकते हैं जब से आप स्टार्ट कर रहे हो। अब आप एटलीस्ट 1.5 साल का तो करंट अफेयर्स हमें भी पढ़ना होता है। तो आप ये सोचो कि कैसे आप उस 1.5 साल का करंट अफेयर्स को आप याद रखते हो, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होती है। इसलिए मैं कहा कि मैं हैंड रिटन नोट्स थोड़ा बनाता था, क्योंकि उससे क्या होता है कि चीज़ें छट जाती है पहले ही। आपको पता है कि क्या मुझे ऐड करना है मेरे कंटेंट में, और वो जब आप ऐड करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलता है उसके बाद। तो करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से ही मतलब चालू रखिए, ताकि आपको ना वो लिंक मिलेगी। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आज वो चीज़ आ गई है न्यूज़ में तो वो कल नहीं आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो या फिर सेंट्रल अपना इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप दोनों को आप देखिएगा कि हर साल कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में रहेंगे, बिकॉज इलेक्शन इज गोइंग ऑन। कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन हो रही हैं, कहीं पंचायत इलेक्शन हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं। तो डेफिनेटली आप एक बार जब उसको फॉलो अप लेते हो ना, तो कंटेंट आपके पास हो जाती है ना, कि आपको पता है कि अच्छा ये तो बार बार पूछेगा ही पूछेगा, बट कॉन्टेक्स्ट अलग होंगी, फाउंडेशन कोर्स उसके सेम होंगे। प्रॉब्लम्स मतलब आपको चेंजेस कहाँ होती हैं, तो जब ट्रीटीज या बिल या फिर कोई एक्ट पास होती है ना, तो आप उसको नोटिस डाउन करो कि हाँ अच्छा 2021 में ये बिल आया था, 2022 में इसको अमेंड किया गया है। तो वो चेंजेस आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी ऐसे नॉर्मली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको समझिए कि एक बोनस की तरह आपको हेल्प करते हैं किसी भी आंसर राइटिंग में या किसी भी तरीके से। ओके सो दिस मच इज क्वेश्चंस जो पूछे आप लोगों ने, और कुछ जो बेसिक ऐसे मतलब स्ट्रैटेजी की बात हो, जो मतलब कुछ क्वेश्चन जो एफ ए क्यूज़ में भी जो रहते हैं लोगों के, जैसे कि कोचिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि कोचिंग्स की रोल वही है कि आप कितने तैयार हैं। अगर आप पहले से ही आप लाइक बीए ग्रेजुएट्स हैं, या फिर आप उस फील्ड के थोड़े से नॉलेज रखते हैं। अब जैसे हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मैं पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए मतलब मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत हेल्प हुआ और इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ने के लिए कोचिंग से मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली से। बट वही है कि 6 महीने 7 महीने बाद मैं स्टार्ट कर दिया था अपना सेल्फ स्टडी, तो घर रख के ही। तो इसलिए वो डिपेंड करता है आपको। और हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने की बात है, बहुत लोगों का डाउट होता है कि न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ा जाए। तो मेरा ये मानना है कि आप जब पहले आप तो रीडिंग हैबिट डेवलप करो। रीडिंग हैबिट आप जितनी तरीके से डेवलप करोगे, उस हिसाब से आपको
समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से, क्योंकि फास्ट रीडिंग करनी है आपको। टाइम आपके पास इतनी है नहीं कि आप बैठ के 2-3 घंटे दोगे आप पेपर को पढ़ने के लिए। तो थ्रू आउट द टाइम आप वो करो, और आप जब पेपर पढ़ना शुरू करोगे ना, उसके बाद अपने आप जब सिलेबस आपके माइंड में रहता है ना, तो आप पेपर्स में चीज़ों को छाँटना शुरू करते हो, क्योंकि दीज़ आर द टॉपिक्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड दीज़ आर द टॉपिक्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। जैसे मेरा है पेपर्स में, जैसे पेज नंबर 1 आपको हेडलाइंस रहती हैं, तो ऑब्वियस सी बातें उसमें होती हैं। बाकी पेज नंबर 2 जो दिल्ली एडिशन है, मैं उसकी बात करूँ तो पेज नंबर 2, 3, 4, 2 सिटी की चैनल, सिटी रीजनल न्यूज़ होती हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता पढ़ने को। अगर कुछ है हेडलाइंस आप देख लो, अगर हेडलाइंस में आपको समझ में आ रहा है कि ये कुछ पॉजिटिवली लिंक्ड होंगी, तो डेफिनेटली आप उसको फोकस कर लो, वरना कोई उसमें ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का। एडिटोरियल्स आप पढ़ो, एडिटोरियल्स में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कोई काम के नहीं होते हैं हमारे लिए, मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते, तो उसको आप स्किप करो, और जो हैं उनको आप पढ़ो और उनमें देखो कि आप, क्योंकि एडिटोरियल्स जो होती है ना, वो आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन का ही मैंने जो बात किया, तो फाइनेंस कमीशन में बहुत सारे एडिटोरियल्स आएंगे आपको थ्रू आउट द टाइम। तो आप उसी को, आप उसमें देखो कि वो क्या चीज़ लिखा हुआ है, किस टॉपिक से है, क्या वो इस वाले फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशंस को आर्गुमेंट कर रहा है कि वेदर सही है कि गलत। तो वो चीज़ आपको पता चलती है ना कि वो आंसर राइटिंग में कितने हेल्प करेंगी। तो वो चीज़ है। और नेशनल न्यूज़ आप फॉलो अप करो, वर्ल्ड न्यूज़ आप फॉलो करो, और वर्ल्ड न्यूज़ के पहले जो एक आखिरी पेज होता है, मतलब वर्ल्ड न्यूज़ के पहले एक पेज जो होता है, उसको आप फॉलो अप करो। वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बट सिटी रीजन वाली, रीजनल न्यूज़ जो दिल्ली वाली होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो कंसिस्टेंट रहने के लिए वही बात है यार कि माइंड आपका स्ट्रांग, आपको मोरली और मेंटली, जो मैं कहा कि स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो आप वो चीज़ आप करो, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि मुझे किस तरीके से अपने आप को ढालना है, बिकॉज प्रेशर सिचुएशंस आएंगे आपके टाइम में। क्योंकि हर कोई चाहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, बट नहीं पता चलता ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या होंगे। 0.1% की प्रोबेबिलिटी के साथ अगर आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो डेफिनेटली देयर आर हायर चांसेस दैट वो फेल भी हो सकता है आदमी। बट यही है कि आपको ये समझ के रहना है कि अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो आपको उसको चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है और आपको ओवरकम करना है खुद से। आप चाहे, अब डिपेंड करता है आप क्या करते हो। जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, या फिर मूवीज़ देख लो जो आपको लगता है कि जो आपको बूस्ट अप कर देगा, लाइक चक दे इंडिया लगान, जो भी आपको लगता हो। या फिर आप अपने फैमिली मेंबर से बात कर लो। मैं दोस्तों से बहुत बात करता था, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे, मेरे कॉलेज के, मेरे जो साथ में मेरे रहे हैं, मैंने उनको बहुत डिस्टर्ब किया अपने कॉलेज लाइफ में, मतलब प्रिपरेशन के लाइफ में। क्योंकि जब भी मैं लो फील करता था, तो मैं समझता था कि अपने दोस्तों से अच्छा कोई लोग नहीं होते हैं जिनको आप मतलब मतलब वो आपकी फीलिंग समझते हैं, आप वो आपके सिचुएशंस को समझ रहे होंगे। तो उनके साथ मैं बैठ बैठ के बातचीत करता था, थोड़ा प्रेशर को हैंडल करने के लिए। एनसीईआरटी में बोला कि पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये दो तो आपको मस्ट है पढ़ना। ठीक है। पॉलिटी को आप वन वन टाइम रीड कर लो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक बार रीड करने के बाद वो ज़्यादा बार बार उसको रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद वो आप करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, ये सबको फॉलो अप कर रहे हो तो काफ़ी है। यूपीएससी का ख्याल ऐसा कुछ तो नहीं, मतलब पहले भी चीज़ें थी माइंड में, बट ख्याल आया, लाइक आई हैड बीन टू द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट जो मिड करियर ट्रेनिंग होती है फॉरेस्ट प्रोबेशनर्स की, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की। तो वहाँ गया था मैं, तो वहाँ लोगों से मिला था, इन्वायरमेंट देखा। तो मतलब एक क्यूरियोसिटी जो पहले से कहीं किसी कोने में छुपी हुई थी, तो वो अचानक से जाग गई कि हाँ मुझे भी अब करना है, आई वॉन्ट टू डू दैट। तो डेफिनेटली उस कारण से मुझे वो हेल्प हुआ। मेंस के नोट्स आप बना सकते हो, मैं भी बना के रखा हूँ। जैसे एथिक्स के नोट्स आप बना लो, और फिर उसके बाद आप इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बना लो, इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ बेसिक नोट्स बना लो, ताकि आपको पता हो कि एटलीस्ट किसी दो देशों के बीच के रिलेशन की बेसिक फाउंडेशंस कहाँ से आई थी। ऑल्दो इट विल बी गोइंग टू चेंज, जैसे इंडिया यूएस है। तो आपको बस ये सिर्फ आज के टाइम का बिल्टअप नहीं होना चाहिए आपके पास, कि जैसे अभी 3 दिन में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या किया, सिर्फ वो मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि थ्रू आउट द टाइम वो इवोल्यूशन कैसे हुई है वहाँ तक। ठीक है। कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, या क्या चैलेंजेस थे, उसके पहले क्या थे, रिचर्ड निक्सन के टाइम में क्या था। तो वो सब आपको जानना चाहिए, वो लिंक होना चाहिए आपके पास। तो वो नोट्स आप बना सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी का बना लो, डिजास्टर मैनेजमेंट,
और इन सब में करंट अफेयर्स तो ज़्यादा रिलेटेड है, तो करंट अफेयर्स का भी आपको अपडेट वहाँ पे रखना ज़रूरी है ताकि आप वो इम्प्लीमेंट कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करोगे तो डेफिनेटली यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ मणिपुर, अभी जैसे जो हो रही हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स, तो वो आपको हेल्प करता है। वही एग्जाम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ने के तरीके से, मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से टॉपिक्स वहाँ से निकल के आएंगे। इफ़ यू आर डूइंग दैट देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प। बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ऐसा कुछ नहीं है यार, किसी का भी टेस्ट सीरीज उठा सकते हो, बट पहले मैं यही बोल रहा हूँ पी वाई क्यूज़ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। वो विद पी वाई क्यूज़, जितना पी वाई क्यूज़ को सॉल्व करोगे समझोगे, आपको यूपीएससी की तरीके समझ में आएंगे क्वेश्चंस बनाने के, क्योंकि जब आप दोनों को कंपेयर करते हो ना बहुत डिफरेंस होता है। और इस बार से जो स्ट्रैटेजीज बदली हैं, डेफिनेटली यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज, ओके, क्योंकि इस बार का प्रीलिम्स जब आई हैड आल्सो गिवन दैट प्रीलिम्स, और मैं इस चीज़ को वहाँ पर समझाऊँ कि कॉन्सेप्ट्स आपके जितने क्लियर होंगे उतने फ़ायदा है आपको, वरना आप सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिकल अप्रोच के थ्रू जाने का आदत होता था लोगों का, वो कोई काम का नहीं आने वाला है। यू विल लाइक फील नथिंग, मतलब आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कोई काम का नहीं है वहाँ पे। अब लॉजिकल अप्रोच, आपको अब चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना आना चाहिए। आप कोई भी चीज़ें पढ़ते हो उसके प्लस माइनस, उसके सारे फैक्टर्स आपको समझ में आने चाहिए। सिर्फ आप वो फैक्ट्स को रट के नहीं जा सकते हो, आपको समझना होगा, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे आप इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या किसी किसी भी एस्पेक्ट्स में आपको थ्रू आउट द नॉलेज होना चाहिए। इवेल्युएटिंग आपकी माइंड सेट होनी चाहिए कि किसी भी न्यूज़ को जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, तो उसके इवेल्युएशन उसको करूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हर एक एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है आपको नोट मेकिंग की। मैं ये बोलूँगा अगर आप चाहते हो तो ज्योग्राफी की बना लीजिए और इकोनॉमिक्स की बना लीजिए, बट बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है पॉलिटी की आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यूपीएससी एग्जाम में मैथ्स का रोल, सी सेट आपने इस बार का देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स की भी बहुत बड़ी रोल होने वाली है। तो एटलीस्ट आपकी बेसिक फाउंडेशन सही होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हो कि मैथ्स को भी हम थोड़ा टाइम दें। हाँ, थ्रू आउट द टाइम आपको डेली रेगुलर देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे इफ़ यू आर वेरी वीक इन मैथ्स, और मतलब काम चल जा रहा है वो भी चल रहा है, या फिर बहुत अच्छे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। बट आप एटलीस्ट जो जो टॉपिक्स हैं कवर अप उसमें, जो सी सेट के सिलेबस में है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, और आप उसके आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आप पी वाई क्यूज़ पे जाओ, ताकि आपको समझ में आएगा कि चेंजेस क्या हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करनी है। मुझसे अगर जुड़ना है तो लाइक मेरा इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैं हूँ बट उतना एक्टिव रहता नहीं हूँ। तो आई विल जस्ट वेट, आई विल राइट इट। आप मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है, गौरव उत्कर्ष 64, आप उसके थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हो, ओके। तो उससे आपको हेल्प हो जाएगा, आप जब भी मैसेज करो, अगर मैं फ्री रहूँगा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं आपको उसमें आंसर कर दूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब व्हाट्सअप टेलीग्राम पे मैं एक्टिव नहीं होता हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं उसका तो आपको नहीं बता सकता, कोई सेंस ही नहीं बनेगा, आपका सवाल महीने महीने बस पड़ा रहेगा, बट इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो। गौरव उत्कर्ष 64 इंस्टाग्राम आईडी है, यू कैन फॉलो। टॉपर्स मेन कॉपीज़ का मैं यही बोला कि उससे आप ये सीखो कि लिखना कैसे है, उनके कंटेंट को उतारने की कोशिश आप मत करो, लिखना कैसे है ये आप देख लो, कंटेंट आपकी होनी चाहिए, बिकॉज आपने जो पढ़ा है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी ना, दूसरे के कंटेंट आपको कैसे पता चलेगी वो। अब किसी ने एग्जाम्पल 4 जगह से निकाला होगा, आपने बोला होगा नहीं मैं इस साइड से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, तो जहाँ से आपकी रिलायबिलिटी है, जहाँ से आप ज़्यादा आसानी से प्रेफर कर सकते हो, उन चीज़ों को फॉलो अप करो आप। बट बस आप स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे, अगर आप किसी टॉपर्स के आंसर शीट देख रहे हो, तो ये देखो कि उन्होंने लिखा कैसे है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जो मेन पेपर्स जो होती है ना, उनकी तो हमें कॉपीज मिलती नहीं है, ये तो सारे कोचिंग नोट्स होते हैं, कोचिंग में जो हमने टेस्ट सीरीज दिया है उसमें उसके होते हैं,
तो काफ़ी डिफरेंस होता है जब आप वहाँ लिखते हो और यहाँ लिखते हो। फिर ऐसे सिचुएशंस अलग होती हैं, सीरियसनेस अलग होती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कोशिश ये करो कि खुद का कंटेंट डेवलप करो, और 7:10 वाला जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया था उस पे आप फोकस करो, क्योंकि यू हैव टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। अगर आपके पेपर में एक एक क्वेश्चंस भी छूट रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। वो प्रॉब्लम होंगी, बिकॉज सबके नंबर्स ऑलमोस्ट सेम ही उसी 20-25 के रेंज में ही सबके घूम रहे होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि लक पे है यार अंकित। यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम, मैंने बोला ना कि कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। तो आपको वो स्ट्रैटेजीज देखने होंगे, सारे चीज़ें कि किस तरीके से मतलब आपको कैरी ऑन करना है। बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है कि इस बार की प्रीलिम्स में हमें ये समझ में आ गया ना कि जो भी फैक्ट्स अगर आपके हैं वो आइदर यस और नो वाले हैं। आप उसमें अप्रोच कुछ नहीं लगा सकते हो। इफ़ यू नो, यू हैव टू नो, एंड थोड़ा रिस्क रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा। एंड देन डेफिनेटली आपको ज़्यादा आसान होगा। ठीक है। देखिए मैं अंशिका, आई कैन टेल यू कि यार नोट्स आप किसी के फॉलो करने से अच्छा है ना, यू शुड डेवलप योर ओन। मैं आपको वो कहा ना कि यूपीएससी सिर्फ जब जब 1000 बच्चों को ले रहा है ना, तो 1000 बच्चे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वाले होते हैं। आप किसी एक की स्ट्रैटेजीज फॉलो ना करो, यू शुड डेवलप योर सेल्फ। आपकी स्किल डेवलप जो होगी ना, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ ना, जब आप किसी को कॉपी करते हो ना और आप जब खुद की अपनी चीज़ें लिखते हो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और जब आप किसी को कॉपी करके लिखिएगा, आपकी माइंड जो है ना वो स्किलफुल, वो डेवलप नहीं होती उस तरीके से। फिर आप, क्योंकि आप देखिए यूपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम निकालना नहीं है ना, इसके बाद आपको सर्विस में भी जाना है। एंड इन सर्विस गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कि हाँ आप कुछ ऐसे आइडिया आइडिया निकालें जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपकी डेवलप हो, मतलब किसी भी सेंस में, चाहे आप आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए, वरना मतलब आपके अंदर क्या अलग रहना चाहिए कि जो आपको स्टैंड आउट करे। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि नोट्स या फिर कंटेंट्स किसी के लेने की जरूरत नहीं है। मैंने थी, मैं अपना खुद का ही नोट्स बनाया हूँ सारा। और कोचिंग्स के मैंने सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के मैंने नोट्स लिए थे, बिकॉज वो एक मतलब बहुत बोरिंग सब्जेक्ट मुझे लगता था, तो इसलिए मैं उसको लिया था। बाकी मैं ये बोलूँगा, आप खुद की नोट्स बनाइए, थोड़ी टाइम लगेंगी। यू हैव टू मैनेज दैट टाइम को। आप बचाने के चक्कर में किसी नोट्स को सिर्फ आप पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। आप जब खुद पढ़ते हो और खुद नोट्स बनाते हो ना, तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें, याद रहती हैं चीज़ें, और आपको पता होती है कि कहाँ पर क्या चेंजेस लानी है थ्रू आउट द टाइम। तो वो सेल्फ इवैल्यूएटिव नेचर आपका डेवलप रहेगा उससे। कॉलेज के साथ अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कॉलेज के बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं करने को। अगर आप उन सब एक्टिविटीज़ में नहीं जुड़े हो, जैसे कोई फेस्ट या कोई टीम, कोई भी मतलब आपका क्लब है, उसमें आप जुड़े नहीं हो, आपको डेली उसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आप रात को आपको इनफ टाइम है कॉलेज के बाद। लेकिन बिकॉज कॉलेज आपके अगर 4-5 बजे के बाद ख़त्म हो जाती है, देन यू हैव इनफ टाइम। सो आप उस हिसाब से आप उसको टाइम मैनेज करो। डेली के 3 से 4 घंटे भी आप दे रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। देन डेफिनेटली यू आर रेडी योर एग्ज़ाम जस्ट आफ्टर द आप जब कॉलेज कंप्लीट करोगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉलेज। आप यार नहीं, कॉप मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप कॉपिंग करना चाहते हो हंसी का मतलब। आप ट्राई टू, अच्छी बात है कि आप रोड मैप तैयार करना चाह रहे हो, बट यार मेरे पास ऐसा कुछ मतलब नोट्स मैं रखा नहीं हूँ पीडीएफ में, तो इसलिए कोई मतलब आप किसी और के नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। दे आर मल्टीपल नोट्स, ठीक है। बट ट्राई टू क्रिएट योर ओन। आपको अपना जब आइडिया जब रहता है, आप जब चीज़ों को खुद आप इवैल्यूएट करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। जब आपकी खुद की नोट्स रहती है ना, तो आपको एक एक चीज़ पता होती है कि कौन सा चीज़ कहाँ से आ रहा है। डेफिनेटली। जैसे इस बार एक वोल्वाचिया मेथड का एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, रिगार्डिंग प्रीलिम्स में। तो मैंने उसके नोट्स लगभग 1.5-2 साल पहले बनाए होंगे, वो कहीं किसी टॉपिक से, और मेरे वो नोट्स में है, मुझे पता है। तो वो मुझे एकदम फट से क्लिक किया कि दिस इज़ रिलेटेड टू द मॉस्किटो। मॉस्किटो प्रॉब्लम्स जो सिंगापुर में या कहीं हुई, उधर हुई थी, ये ऑस्ट्रेलिया आई थी। तो मुझे बस इतना पता था कि वो मॉस्किटो से रिलेटेड है, मैंने उसका आंसर टिक कर दिया।
बिकॉज वो आपकी खुद की नोट्स थी, तो आपको याद रहती, क्योंकि मैंने खुद को उसको लिखा है, तो मुझे वो कहीं भूलने के लिए वो थोड़ा, और रिवीजन जब जितना ज़्यादा आप करते हो तो वो आपके दिमाग में उतना बैठा हुआ रहता है। मेंस में यार पेपर तो सारे फिल करने होते हैं, 50 पेज होती हैं, 10 मार्क्स के लिए 2 पेज और 15 मार्क्स के लिए 3 पेज का जो होता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है। तो आपको इसलिए मैं बोला ना कि वो पूरा टाइमिंग और पूरा कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप वो तैयार हैं आपके पास, तब तो फिर टाइम नहीं लगेगा आपको, फिर मतलब आपके, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता जब आपके पास पेपर आती है ना, तो लाइक जस्ट यू हैव टू, लाइक यू आर हार्डली हैविंग 2 to 3 minutes टू स्टडी द होल क्वेश्चन। तो आप जितना क्वेश्चन पढ़ सकते हो उसमें कैटेगराइज कर दो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, एंड देन स्टार्ट किया आप कैसे आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो। जितनी तेज़ी से आप आंसर राइटिंग शुरू करोगे और टाइम मैनेजमेंट अपना सही रखोगे तो वो बढ़िया रहेगा। और पूरा पेज भरना है भाई, एक भी पेज छोड़ना नहीं है, बिकॉज मैंने बोला क्वेश्चंस छोड़ने ही नहीं है। इफ़ यू डोंट नो, एटलीस्ट आपको उसके कुछ तो बेसिक्स पता होंगे। कोई एक मान लो कोई पॉलिसी आई किसी, आपको नहीं पता है, बट वो पॉलिसी इंडिया के रिलेटेड है, कुछ इंडिया के बेनिफिशियल में है, आप एक कॉमन स्टेटमेंट लिखो, जीएस की पेपर है। क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो सीधा जीरो मिलता है आपको, लेकिन अगर आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करोगे तो एटलीस्ट 1 नंबर तो मिलेगा। और व्हेन यू सी कि वो कट ऑफ जब आप देखते हो, फाइनल कट ऑफ जब मार्क्स आप देखते हो ना, यू विल सी कि एक एक नंबर पे लोग 10-10 लोग खड़े हैं। Like if you are 10 marks behind someone, you are 100 ranks or 120 ranks below them, तो डेफिनेटली वो मार्क्स बहुत डिफर करेंगे और वो बाद में बहुत अफसोस करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा आपको पेपर भरना बहुत ज़रूरी है। गोल पे फोकस रखने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने सेल्फ मोटिवेटेड हो, लोगों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, ताकि कभी भी लो फील हो तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। सी सेट के रिगार्डिंग आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि पी वाई क्यूज़ बनाइए, बट उसके पहले आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, बिकॉज पी वाई क्यूज़ में भी अभी कहा है कि क्या है कि थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो आप उसको फोकस करने के लिए आपकी पहले बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो परसेंटेज हो, एवरेज हो, प्रोबेबिलिटी हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, तो इन सब का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आप, आर्यहांत का जो सी सेट का बुक आता है वो मोर देन सफिशिएंट है, आप उसको पढ़िए। लेकिन फिर आप पी वाई क्यूज़ पे लग जाइए, और पी वाई क्यूज़ को प्रॉपर 2 घंटे के इवेल्युएशन में, और मैं ये कहूँगा कोशिश करिए कि पेपर आपके 1 घंटे 40 मिनट में ही आप दें। चाहे आप ऑनलाइन पेपर भी दे रहे हैं, आप 1 घंटे 40 मिनट का ही पेपर दें, बिकॉज यू हैव टू फिल दैट बबल्स आपको फिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो पेपर कभी 2 घंटे में मत कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, 1 घंटे 40 मिनट में जितना हो रहा है उतना करिए, ताकि आपको पता चलेगी कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। सी सेट के लिए यार बेसिक एनसीईआरटी तो नहीं, आपको सी सेट के लिए मतलब टेस्ट सीरीज़ बनाइए, आरिहांत बनाइए, बट वही मैं बोला पी वाई क्यूज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यूज़ अगर आपके हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प। मैं तो पी वाई क्यूज़ ही बना के हमेशा गया हूँ, तो मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि वो आप उसी को फॉलो। सो ओके, लास्ट टाइम भी हो गया है, सो लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक। यार पैशन फॉलो करने में क्या है, वो तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम आराम से पैशन फॉलो अप कर सकते हो। जैसे मेरी पैशन थी टेनिस खेलने की, हालांकि यहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ टेनिस कोर्ट नहीं है, बट ठीक है। बट अगर आपके पास वो कोई पैशन है, गिटार बजाना या बुक्स पढ़ना, और आपके पास वो टाइम है, क्योंकि क्या है ना, पैशन जब आप फॉलो करते हैं ना तो आप रिलैक्स होते हो। और जब वो अनसर्टेन कंडीशंस जब आती है ना, हार्ड एंड फास्ट वाली, वो टफ, जब आप स्ट्रेस में हो या फिर आप एग्जॉस्टेड हो, तो ये जो पैशन की यही हेल्प करती है आपको रिलीफ देने में। तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो योर पैशन। कोई वो नहीं है कि आप किताब में बस सिर्फ दिन रात पागल की तरह बस बैठे हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, नहीं, वो भी नहीं, मतलब माइंड आपका फ्लेक्सिबल होगा तभी आपको हेल्प होती है। मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता था, मैं डिजिटल नोट्स कम ही बनाया हूँ। हैंड रिटन में मेरे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, थोड़ा मेंस का आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करना होता है, लिखने की भी आदत छूटनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए उसमें लास्ट अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली आप स्टार्ट करिए, चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स रहिए। मैं ये कहूँगा कि यार नर्वस नहीं होना है, लास्ट अटेम्प्ट बहुत लोगों के होंगे जो, मतलब आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड, मैं उन्हें इंटरव्यू में उनसे मिला था, ही वाज आल्सो हैविंग द लास्ट अटेम्प्ट, अर्चित ऊपर, वन ऑफ माय फ्रेंड, सो उन वो भी अभी सेलेक्टेड हैं, एंड ही इज़ लाइक इन द जस्ट ही हैड क्लियर्ड द कट ऑफ ऑफ एग्ज़ाम, तो उनका रैंक आ गया है। तो
डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ, उनसे मैंने यही सीखा था। मैं उनसे पूछा था कि क्या आप करते हो, ये लास्ट अटेम्प्ट है तो क्या आपका सिनेरियोज रहेगा, तो वो उन्होंने बोला था कि यार देखो, एग्जाम की रिजल्ट जो भी होंगी, मतलब मैं तो चिल्ड आउट रहने वाला हूँ, चीज़ों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास और होंगी वो करना है, बिकॉज लाइफ इज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं। तो डेफिनेटली मैं उनकी उस चीज़ को आपको बोलूँगा कि आप फॉलो कर सकते हो, कि आप रिलैक्स रहो, क्योंकि जब आप रिलैक्स रहते हो आपका ब्रेन काम करता है तरीके से। अगर आप प्रेशर हो गया, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा सही से, फिर आप बोलोगे कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर आप डेविएट हो रहे हो बार बार, या फिर स्ट्रेस में हो। सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि अब के टाइम में यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसी है कि आपकी इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ बिलीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टाइम थ्रू आउट द टाइम आप अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे आपके लाइफ में, बट आपको ये समझना है कि यू आर गिविंग वन एग्ज़ाम। बट हाँ, इसको इतना भी ज़्यादा नहीं सीरियस ले लीजिए कि मतलब आप कहीं भी, क्योंकि कोई नहीं जानता। आई होप कि आप लोगों का सारों का जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो, बट कोई वो मतलब रियल सिचुएशन यही है कि क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड सेट। आप एक बफर जोन लेके चलो, मैं ये हमेशा बोलता हूँ। लाइक मैंने बफर जोन अपना लेके चला था कि दिस फोर्थ अटेम्प्ट वुड बी माई लाइक अटेम्प्ट की, इसके बाद मैं आई विल फॉलो कि कुछ अगर नहीं निकलता है तो डेफिनेटली आई विल फॉलो सम ऑल्टरनेट ऑप्शंस, और साथ में फिर मैं तैयारी करूँगा। क्योंकि अब उसके बाद आप एक दो दो अटेम्प्ट के बाद या तीन अटेम्प्ट के बाद आपके पास वो कोई रीज़न नहीं रह जाता कि आप 10 घंटे 12 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बिकॉज आप यू हैड कंटिन्यू योर स्टडी सो मच कि आपको एक एक चीज़ें पता हो जाती हैं कि क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो मोर देन 3-4 आवर्स विल बी इनफ ऑल्सो। तो इसलिए अगर उस सिचुएशन में अगर आप हैं कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर चुके हो बट निकल नहीं रहा है, गो फॉर प्लान बी एंड देन स्टिक टू प्लान ए, कि हाँ आपको ठीक है, इसको कम टाइम दे के भी मुझे अब निकालना है। ये चैलेंज अब अपने पास रखो तो शायद आपकी इफिशियंसी और ज़्यादा बढ़े। प्रिपरेशन के टाइम में स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मैंने वही बोला, दोस्तों से बात करना है, फैमिली से बातचीत बातचीत करो, आइसोलेट नहीं होके रहना है। जितना बात करोगे उतना अच्छा है, तो वो ज़रूरी है। मेरा प्लान भी ऐसा कुछ वो तो था नहीं, मतलब अगर कुछ नहीं निकलता, प्रीलिम्स में नहीं निकलता, तो डेफिनेटली आई विल आई हैड गॉन फॉर सम आईटी जॉब या फिर कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करके। बट जब मेरा इस बार इंटरव्यू निकला था तो डेफिनेटली आई हैड गॉन फॉर टीचिंग, कि मैं कोचिंग्स में पढ़ा। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है ना, स्ट्रेस आपकी इसलिए आती है ना कि सिर्फ एग्जाम नहीं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना होता है। तो आपको लगता है कि यार पैसे कितने मांगूंगा घर से, या फिर कहाँ से वो चलेंगी, तो वो चीज़ होती है। तो इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन दिस, कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। मीडियम मेरा हिंदी था, सॉरी मीडियम मेरा इंग्लिश था, सॉरी फॉर दैट। इंग्लिश पूरा टोटली मैंने इंग्लिश में सारा कुछ दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स इट गाइस। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लोगों के मैंने डाउट्स क्लियर किए, और अगर किसी को डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन गिव मी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने बताया कि आप उसमें मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर लो, कि मैं उसको आपको हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो गौरव उत्कर्ष 64 ये मेरा आईडी है। यू कैन फॉलो ऑन दैट एंड यू कैन ड्रॉप मी मैसेज इफ़ अगर आपको डाउट है तो। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल द एस्पिरेंट्स।